लेक्चर नंबर 3 का। इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हम लोग सीखे थे किसके बारे में, बेसिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग मेनली पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, आयनन ऊर्जा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम लोग पढ़ चुके थे कि परमाणुिक त्रिज्या का आवर्तन में क्या प्रभाव होता है और वर्ग में क्या प्रभाव होता है। इसके साथ ही हम लोगों ने कल का जो क्लास हुआ था उसमें पढ़े थे क्या, संकरण, विभिन्न प्रकार के संकरण देखे थे, ठीक है। संकरण निकालने का ट्रिक भी बताया था, Z इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस माइनस क्या करना है, चार्ज प्लस मोनोवेलेंट एटम, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। जो फॉर्मूला बताया हूं ना अभी, वही वाला फॉर्मूला याद रखना है, उसी के आधार पर काम करना है। sp संकरण रहेगा तो कौन सा ज्यामिति होता है, रेखी। sp2 होता है तो त्रिकोणीय समतल, sp3 होता है तो चतुष्फलकी, sp3d होगा तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ठीक है। अच्छा sp3d2 हुआ तो वर्ग द्विपिरामिडी या अष्टफलकी, ठीक है। हमको हमेशा याद रखना है हमारे काम का सबसे ज्यादा इस चैप्टर में sp3d संकरण और sp3d2 संकरण है। कौन कौन सा संकरण, sp3d और sp3d2 सबसे ज्यादा, क्लियर है, यही काम आएगा, ठीक है। और sp3 संकरण वो तो सब संकरण का बाप है, सबसे ज्यादा कौन सा संकरण देखने को मिलेगा तुम लोग को, sp3 संकरण, क्लियर है। जहां सिंगल बॉन्ड दिख गया मतलब वो कौन सा संकरण, sp3, और अधिकतर कंपाउंड में क्या दिखेगा तुमको, सिंगल बॉन्ड, क्लियर है। यहां तक समझ आया कि नहीं। तो इस तरीके से आपका पूरा बेसिक वाला पार्ट हो चुका था, ठीक है। बॉन्ड एंगल के बारे में पढ़े थे, बॉन्ड एंगल के बारे में क्या बताया था कि sp संकरण, sp2 और sp3 सबसे ज्यादा बंध कोण का मान रहता है किसका, sp का। उसके बाद लोन पेयर को देख करके हम लोग बंध कोण ज्ञात करते हैं। उसके बाद हम लोग किसके बात किए थे, यदि लोन पेयर भी समान हो, संकरण भी समान हो, लेकिन सेंट्रल एटम क्या हो आपका भिन्न भिन्न, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका बंध कोण भी क्या होगा, ज्यादा। NH3PH3 वाला उदाहरण जो था ना वो वाला था। और उसके बाद हम लोग कौन सा उदाहरण देखे थे, यदि आपका सराउंडिंग एटम है वो असमान हो और सेंट्रल एटम क्या हो, समान हो, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उसका बॉन्ड एंगल कम होता है, बस यही वाला बस में कम होता है। टोटल कितना रूल पढ़े थे, 4। तो इस तरीके से बेसिक हो गया था। आज हम लोग प्रॉपर शुरुआत करेंगे किसके बारे में, पी ब्लॉक के बारे में। और पी ब्लॉक में ध्यान से समझना, पी ब्लॉक का अध्ययन कैसे करेंगे, ठीक है। पी ब्लॉक में जैसे कि ध्यान दो, हम लोग जब कक्षा कौन से थे, 11वीं में थे, पी ब्लॉक के बारे में ध्यान देना ना। इधर आता है आवर्त सारणी में एस ब्लॉक, उसके बाद कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक, उसके बाद कौन सा ब्लॉक है आपका, पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में ध्यान देना कितना खंड है, 6, ठीक है ना। P1, P2, P3, P4, P5 और P6, टोटल कितना है, 6। इसी कारण P में 1 से लेकर कहां तक इलेक्ट्रॉन भरता है, 6 तक। इतना क्लियर था। अच्छा पहला तत्व का नाम लिखना, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम। ऊपर में ना ट्रिक क्या बोला था, बकना ऑफ है, क्लियर है, हाँ ऑफ है ठीक है। बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली और हीलियम फैमिली। कौन सा फैमिली, हीलियम फैमिली। हम लोग कक्षा 11वीं में बोरान फैमिली और कार्बन फैमिली पूरा स्टडी कर चुके थे। जब 12वीं आता है तो हम लोग को पढ़ना पड़ता है नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली और हीलियम फैमिली, क्लियर है। सबसे पहले नाइट्रोजन फैमिली के बारे में नहीं पढ़ेंगे आज सब भी, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नाम याद है सबको, नाम याद है, नाइट्रोजन, फास्फोरस सब बता देते हो। एस को आर्सेनिक, हाँ एसबी क्या बोलते हैं नहीं पता, बीआई बिस्मथ बोलते हैं, यही भूलते हो ना सब। 99% लोग किसको भूल जाते हैं, एसबी को। इसको क्या बोलते हैं, एंटीमनी, क्या बोलते हैं, एंटीमनी। आगे बढ़ जाए क्या, ऑक्सीटीपो, ऑक्सीटीपो, क्लियर है ना। टीआई मत करना, टीई है, टीआई होता है क्या आपका टाइटेनियम, ये क्या है टीई, टेल्यूरियम, क्या है टेल्यूरियम। ऑक्सीजन, सल्फर, फिर सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, क्लियर है। अच्छा उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बाहर आई एंटी एस्टेटिन, एटी, क्लियर है। अच्छा उसके बाद हीना ने आरंग में कुर्ता कटवा कर रंगवाया, ये वाला चलता है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पास देखो नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन है यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा इसमें भी देख लो, कॉलेज स्टूडेंट गेट सन प्रॉब्लम, यहाँ पास बाबा अली गए इंडिया थाईलैंड, ये वाला कहानी, क्लियर है ना। अब यहाँ पास ध्यान से समझने का कोशिश करना, ठीक है।
इतना जो है ध्यान से समझना, ये जो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ठीक है, और पोलोनियम, ये सभी के सभी क्या है, उपधातु हैं। क्या है, उपधातु, मतलब इसमें धातु का भी गुण रहता है और अधातु का भी। क्लियर है, बसी गे अस सब टीपो, ऐसा करके याद रखना, टीपो टेम्पो में बैठ गए, आज बस गए सब लोग, बसी गे अस सब टीपो, ऐसे करके याद रख लेना। हमारे काम का क्यों आएगा ये, अभी ये देखो इधर है ना, ये देखो, इसके बारे में पढ़ेंगे। कभी भी कोई भी फैमिली के बारे में पढ़ते तो कैसे पढ़ते हैं, पहले ये जो पूरा फैमिली है इसके बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन फैमिली के भौतिक गुण, भौतिक गुण जब बताऊंगा पूरा नाइट्रोजन फैमिली को लेकर के चलूंगा, केवल कोई एक नाइट्रोजन को लेकर पढ़ना है क्या, नहीं। ऑक्सीजन फैमिली के भौतिक गुण, फ्लोरीन फैमिली के भौतिक गुण, इसके भी भौतिक गुण, ऐसे पढ़ेंगे। फिर इसी फैमिली का क्या पढ़ना है हमको, रासायनिक गुण, क्या देखना है, रासायनिक गुण। हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा तो कैसा रिएक्शन करेगा, धातु के साथ करेगा तो कैसा रिएक्शन, अधातु के साथ करेगा तो कैसा रिएक्शन होगा, समझ आ रहा है ना, यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद कोई एक तत्व को उठाएंगे, जैसे नाइट्रोजन को उठाए तो नाइट्रोजन का कैसे प्राप्त करना है, नाइट्रोजन के कौन कौन से यौगिक होते हैं। फिर फास्फोरस को उठाएंगे, फिर फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे और उसके कौन कौन से यौगिक होते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं। वैसे जब ऑक्सीजन फैमिली चलेगा तो ऑक्सीजन और उसके कौन कौन से यौगिक हैं, सल्फर फैमिली तो सल्फर और उसके कौन कौन से यौगिक हैं। फिर फ्लोरीन का करेंगे और क्लोरीन का, और इधर किसका करेंगे, हीलियम को तो नहीं, किसका देखेंगे, केवल और केवल इसमें जेनॉन का, किसका देखेंगे, जेनॉन का। समझ आ रहा है चैप्टर कैसे मूव होगा। तो सबसे पहले तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में वर्ग क्रमांक 15, ये वर्ग क्रमांक 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18, टोटल 18 वर्ग होता है। तो सबसे पहले पी ब्लॉक का परिभाषा दो, ठीक है, चलो शुरुआत करें क्या, ठीक है। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आ गया आपका, पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। तो आवर्त सारणी में उपस्थित वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाते हैं, पी कक्षक में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक के तत्व। आवर्त में इसका स्थान कहां है, वर्ग क्रमांक 13 से लेकर के वर्ग क्रमांक कितना जी, 18 तक, वर्ग क्रमांक 18 तक, यहां तक क्लियर है। वर्ग क्रमांक 13 से लेकर वर्ग क्रमांक 18 तक। सबसे पहले बोरान फैमिली, फिर कार्बन फैमिली, फिर नाइट्रोजन फैमिली, फिर ऑक्सीजन फैमिली, फिर फ्लोरीन फैमिली और उसके बाद हीलियम फैमिली। क्लियर है, यहां तक समझ आया कि नहीं। इसके लास्ट में ध्यान दो, यहां तक क्लियर है कि नहीं। हमको पढ़ना है किसके बारे में, नाइट्रोजन फैमिली के बारे में। हमारे कोर्स में शुरुआत किसका हो गया, नाइट्रोजन फैमिली, शुरुआत करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा दे देना पी ब्लॉक का, कि वर्ग क्रमांक 13 से लेकर के वर्ग क्रमांक 18 तक के तत्वों को जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरे जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक के तत्व। क्लियर है। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रुप नंबर कितना, 15, ठीक है, ग्रुप नंबर 15, ठीक है, इसके तत्व को पढ़ेंगे। क्लियर है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, अधातु है। नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, अधातु। आर्सेनिक और एंटीमनी के बारे में अभी बताया था, क्या है, उपधातु, क्या है, उपधातु। और बिस्मथ है केवल यहाँ पास क्या, धातु। टोटल कितने तत्व हैं, 5 तत्व। वर्ग क्रमांक 15 में नहीं पढ़ेंगे आज सब भी, ऐसा था। अब ध्यान दो कैसे बनाए थे, याद करो, बसी गे अस सब टीपो, ऐसे बोला था, उपधातु। तो आर्सेनिक और एंटीमनी बस क्या है, उपधातु। ऊपर के दोनों तत्व क्या है, ऊपर के दोनों तत्व क्या है, अधातु, क्या है, अधातु। और नीचे का तत्व कौन सा तत्व है, धातु। कौन सा तत्व है, धातु। तो जब ऊपर से हम लोग कहाँ आ रहे हैं, नीचे, तो धात्विक गुणों में क्या हो रहा है, वृद्धि, क्योंकि नीचे में क्या आ रहा है, धातु। पहला क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, ठीक है। वर्ग क्रमांक 15 में धात्विक गुणों का क्रम स्पष्ट कीजिए। तो जब वर्ग क्रमांक 15 में हम ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, तो हमको क्या प्राप्त होता है, धातु। और धातु किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, यानी कि इसका त्यागने का कैपेसिटी रहेगा। यहां तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या जान लिए कि धात्विकता जान लिए। वर्ग क्रमांक 15 का क्या जान लिए, धात्विकता की, कौन सा धातु है और कौन सा अधातु। पहला नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु है, आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है, उपधातु है, बिस्मथ क्या है, धातु है। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग इस फैमिली में, नाइट्रोजन फैमिली में ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहला भौतिक गुणों में सबसे पहले क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या क्या है, नहीं पढ़ेंगे आज सब भी, यही है ना। परमाणु क्रमांक कितना, 7, इसका कितना है, 15, 15 में 18 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 33, कितना आ जाएगा, 33, 33 में 18 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 51, ठीक है। और बिस्मथ का होता है आपका 63, कितना होता है, 63,
पी बी कोएट 63 होगा क्या? 63, ठीक। चलो देखते हैं हम, 1 मिनट रुको। 83 होगा ये, 63 कैसे होगा? लेड के बाद आता है ना, 83 आएगा। 32 जोड़ोगे, 51 प्लस 32, तो ये 3 5 3 8। अरे देखो कितना का गैप है, ये 8 का गैप है, फिर 18, फिर 18, फिर कितना जोड़ते हो? 32। हमेशा दिमाग में छाप लेना, यदि याद नहीं होगा तो कैसे याद करना है कि पहले दोनों तत्वों के बीच में कितना का गैप? 8, फिर दो तत्वों के बीच में 18, और लास्ट वाले में कितना जोड़ना है? 32। यहाँ तक क्लियर है? समझ आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पास ध्यान से समझना, हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका 1s2 2s2 2p3, ठीक है। 4 3 7, 4 3 कितना हो गया? 7। अच्छा एक चीज ध्यान देना, ठीक है, यदि तुम लोग इसको निकाल रहे हो ना ऑफ है, हीलियम, फिर क्या आता है? नियॉन, फिर क्या आता है? ऑर्गन, फिर क्या आता है? क्रिप्टॉन। हीना ने आरंग में कुर्ता, फिर कटवा कर रंगवाया, ऐसा है। अब यहाँ पास देखो, ये ऊपर में है ना, ये नियॉन है, फिर ये क्या है? हीलियम। हीलियम परमाणु क्रमांक 2, और ये नाइट्रोजन 7, यानी कि इस 2 के बाद ही आता होगा ये, तो समझ आ रहा है कि नहीं? तो हीलियम का परमाणु, ध्यान समझना, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2। तो यहाँ पास इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 1s2 इतने को बस क्या लिख सकता हूँ? हीलियम, फिर क्या लिख सकता हूँ? 2s2 2p3। समझ आया? इतना क्लियर है कि नहीं? अच्छा ये फैमिली देख रहे हो ना, नहीं पढ़ेंगे आज सब भी, क्लियर है? समझ आ रहा है कि नहीं? अब ये वाला लाइन खत्म हुआ तो दूसरा लाइन फिर ऐसा चला होगा, समझ आ रहा है? मतलब ये जो फास्फोरस आया होगा वो किसके बाद आया होगा? नियॉन के बाद। आर्सेनिक किसके बाद आया होगा? आर्गन के बाद। एंटीमनी किसके बाद आया होगा? क्रिप्टॉन के बाद। बिस्मथ किसके बाद आया होगा? जेनॉन के बाद। किसके बाद आया होगा? जेनॉन के बाद। समझ आ रहा है कि नहीं? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? अरे ऐसे गया, फिर ऐसे आएगा ना, तो ये लास्ट वाला तत्व था ऊपर वाला जी, उसके बाद ये वाला दूसरा लाइन आया होगा नीचे का। लाइन क्लियर है ना? ये देखो, यहां तक क्लियर है? तो देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक तरीका ये है, लंबा चौड़ा तरीका। दूसरा ये बताओ, 1s2 2s2 2p6, 6 4 10 हुआ है, फिर 3s2 3p3, ये। अब इतने को तुमको पता है, इतने को क्या लिख सकता हूं मैं? नियॉन का है क्या? 10, ठीक है। तो यहां पास क्या लिख सकता हूं? नियॉन, और लास्ट में क्या आ जाएगा? 3s2 3p3। मतलब इतने से तुमको ये स्पष्ट हो रहा है, ध्यान से समझना, कि ये जो है इसका तो P1 आता है, इसका P2 आता है, इसका P3 आता है, इसका P4 आता है, इसका P5 आता है, इसका P6 आता है। मतलब सबके लास्ट में P3 आएगा, सबके लास्ट में क्या आएगा? P3। क्लियर है कि नहीं? और ये आवर्त नंबर है, ठीक है। ऊपर वाले ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये वाला क्या आ जाएगा? तीसरा आवर्त। क्या आ जाएगा? तीसरा आवर्त। फास्फोरस कौन सा आवर्त का है? तीसरा ना। समझ आ रहा है कि नहीं सबको? तो उसके अकॉर्डिंग क्लियर है सबको? किसी को कोई दिक्कत? नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, या तो फिर लास्ट का ये लिखो, ये दोनों को लिखो, बस इतना ही लिखना है। क्लियर है? और इसके जस्ट नीचे आगे में क्या लिखना है? हीलियम नियॉन। तो इसके में बताओ क्या आ जाएगा? आर्गन आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? 4s2 4p3। यहाँ पास क्या आ जाएगा? क्रिप्टॉन। 5s2 5p3। इसका क्या आ जाएगा? जेनॉन। 6s2 6p। समझ आया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना एकदम आसान। किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? ये है मजदूरी, ये क्या है? मजदूरी, और ये है मेहनत, ठीक है। ये क्या है? मेहनत। तो मजदूरी नहीं करना है, क्या करना है? मेहनत करना है। क्लियर है कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं तुम लोगों को? ठीक है, ऐसे ही बनाना है भाई, ठीक है। हीना ने आरंग में कुर्ता कटवा करके रंगवाया वाला है, कटवा करके एक्सी ऐसा करके। यहाँ तक क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया पहले ग्रुप का कंप्लीट। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं? पहला भौतिक गुण कंप्लीट। लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आता है? 3। कितना आता है? 3। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा तुम लोग जो निकालते हो ना, ये वाला तो कहानी क्लियर है ना? मिटा दूं ना मैं? अब ध्यान से समझने का कोशिश करो। पहले वाला को देखो ना, नाइट्रोजन को, 1s2 2s2 2p3। 1s2 है, ये देख, 2s2 2p3, ये पढ़े हो ना? 1s2 2s2 2p3। याद रखना, ये जो s कक्षक और p कक्षक है, ये अन्य महीन पतली रेखाओं में विभाजित है। ये तुमको भले दिखाई दे रहा है कितना, एक रेखा करके,
ये एक ही रेखा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये असल में कितना रेखा से मिलकर बना है? 2, जिसमें एक है क्या तुम्हारा S और एक क्या है तुम्हारा P। S ज्यादा करीब है और P थोड़ा सा दूर, मतलब ये 2S2 और ये क्या है 2P3, दोनों को मिला करके एक रेखा दिख रही है। क्लियर है? समझ आ रहा है कि नहीं? समान ऊर्जा का कक्षक है, समान ऊर्जा का कक्षक है। क्लियर है? अब जब इलेक्ट्रॉन निकालना रहेगा तो ये 2S से पहले निकालूंगा फिर 2P3 से। किससे निकालना आसान है? 2P3 से, क्योंकि सबसे बाहरी में यही है ना। तो इस कारण इसका ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतर क्या होता है? +3। लेकिन समान ऊर्जा का ही है, ये भी 2 ही है, दूसरा नंबर का उपकोष है ना। अरे ये दोनों मिलाकर के एक बोल रहा हूं, समझ आ रहा है? यहाँ 2S है और 2P3 है। क्लियर है? थोड़ा सा डील करने के लिए, हाँ इसमें S वाला थोड़ा ज्यादा नजदीक रहता है कक्षक और P वाला थोड़ा सा दूर रहता है, इसको बताने के लिए 2 टोक लाइन खींचा हूं मैं। क्लियर है? तो कभी भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पहले कितने निकाल सकते हो? P कक्षक से कितना? 3। और एक स्थिति ऐसा आएगा, ध्यान समझना, एक स्थिति ऐसा आएगा कि हाँ ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को भी निकाल सकते हो। क्लियर है ना? तो इस कारण कितना आ जाएगा? 3 तो ये निकालोगे और ये 2 निकालोगे, जब तक ये 3 नहीं निकालोगे ये 2 निकाल सकते हो क्या? नहीं। तो एक तो ऑक्सीकरण संख्या आ सकता है कितना? +5। क्लियर है? इसी कारण जो नाइट्रोजन रहता है परमाणु क्रमांक 7, लास्ट में आता है 2 और 5, या तो ये 3 ग्रहण कर सकते हैं या तो 5 त्याग सकता है। समझ आया? किसी कोई दिक्कत नहीं? मैं इतना ज्यादा इसको डिटेल इस कारण पढ़ा रहा हूं क्योंकि कुछ देर बाद अक्रिय युग्म प्रभाव आएगा, ठीक है, और वहां ये डील करूंगा, फिर से पूछूंगा मैं। यहां तक क्लियर है? सबको समझ आ गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? पहला भौतिक गुण कंप्लीट। दूसरा देखो, दूसरा भौतिक गुण है भौतिक अवस्था। देखो भौतिक अवस्था, नाइट्रोजन परिवार का पहला जो तत्व है, नाइट्रोजन नहीं पढ़ेंगे आज सब भी, इसमें केवल जो नाइट्रोजन है, ठीक है ना, पहला तत्व बस कौन सी अवस्था में है? गैस अवस्था में। और ये सभी के सभी पाए जाते हैं कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था। क्वेश्चन आता है क्या कारण है कि वर्ग क्रमांक 15 में केवल नाइट्रोजन गैस है तथा अन्य सभी तत्व ठोस है? क्वेश्चन लिख लिए? ठीक है, मैं क्वेश्चन बताते जा रहा हूं। क्या कारण है कि वर्ग क्रमांक 15 में केवल नाइट्रोजन क्या है? गैस है और बाकी सभी क्या है? ठोस है। तो लिखो भाई क्या कहानी है, ध्यान दो इधर। नाइट्रोजन जो रहता है ना N2 के रूप में पाया जाता है। कौन से रूप में पाया जाता है? N2 के रूप में। N2 नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 1 2 3 4 5। एक और नाइट्रोजन है 1 2 3 4 5। ये नाइट्रोजन ध्यान दो 1 2 3, ये 5 3 8, ये भी 5 3 8। कौन सा बंध बनाया? 3 सहसंयोजी बंध, ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध बनाया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब त्रिबंध है, एकल बंध है, एक से अधिक बंध हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? बहुबंध। क्या बोलते हैं? बहुबंध। नाइट्रोजन में पाया जाता है बहुबंध। नाइट्रोजन में क्या पाया जाता है? बहुबंध। और बहुबंध पाए जाने के कारण ये कौन सा अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में। कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। और कौन से रूप में है? द्विआण्विक रूप में है। कौन से रूप में है? द्विआण्विक। कौन से रूप में रहता है? द्विआण्विक, सॉरी द्विआण्विक लिखा हूं, द्विपरमाणविक, 2 परमाणु है ना। कौन से रूप में है? द्विपरमाणविक रूप में। यहां तक क्लियर है? तो रीजन क्या दोगे, ध्यान समझना, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन में बहुबंध पाया जाता है। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन में बहुबंध पाया जाता है, अर्थात ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, जिसके कारण वह द्विपरमाणविक अवस्था में पाया जाता है। जबकि अन्य सभी तत्वों में बहुबंध नहीं पाया जाता, बहुबंध नहीं पाया जाता, तथा ये चतुष्परमाणविक रूप में होते हैं। मतलब 4 ठोक अणु जब आपस में जुड़ेगा ना तब जाकर के वो स्थायी होगा। P4 रूप में होता है, लेकिन एक फास्फोरस, दूसरा फास्फोरस, तीसरा फास्फोरस और ये चौथा, ये एक दूसरे से ऐसे जुड़े रहते हैं, ये ऐसे ऐसा इस तरीके से। क्लियर है ना? यानी देखो ये अपना 3 इसके साथ, फिर ये अपना 3 इसके साथ, ऐसा टाइप है, चतुष्परमाणविक रूप में रहता है। इस कारण ये कभी भी गैस अवस्था में पाया नहीं जाएगा। अरे वहां पर ट्रिपल बॉन्ड एक साथ है ना, यहाँ पास अलग अलग के साथ बना रहा है। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? तो पहला क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? भौतिक अवस्था का एकदम श्योर है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्या कारण है कि नाइट्रोजन बस गैस है जबकि अन्य सभी तत्व क्या है? ठोस। तो नाइट्रोजन में पाया जाता है बहुबंध, ठीक है, और कौन सा अवस्था में रहता है? द्विपरमाणविक। लेकिन बाकी सभी में कौन सा पाया जाता है? चतुष्परमाणविक अवस्था, बहुबंध पाया नहीं जाता। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट गुण देखते हैं। भौतिक अवस्था क्लियर हो गया। तीसरा गुण देखो, परमाणविक त्रिज्या। परमाणविक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या। हम लोग क्या जानते हैं त्रिज्या के बारे में? जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं परमाणविक त्रिज्या का मान क्या होता है? घटता है। क्यों घटता है?
कौन सा प्रभाव काम करता है? नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश। और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है? बढ़ता है। त्रिज्या का मान क्या होता है? बढ़ता है। रीजन क्या रहता है? परिरक्षण प्रभाव। पढ़ाया हूं मैं, आप ध्यान से समझना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। जब ऊपर से मैं नीचे आऊंगा तो कोषों की संख्या में लगातार क्या होते जाएगा? वृद्धि। क्या होते जाएगा? वृद्धि, जिसके कारण क्या होता जाएगा? साइज बढ़ते जाता है। क्लियर है कि नहीं? अब इसमें भी आईएमपी पॉइंट बताता हूं, इसमें भी आईएमपी पॉइंट ध्यान देना, ठीक है? क्या आईएमपी पॉइंट है? ध्यान दो। एक होता है सहसंयोजी त्रिज्या, एक होता है सहसंयोजी त्रिज्या, एक होता है आणिक त्रिज्या और एक होता है वान डर वाल त्रिज्या। पढ़े थे? ठीक है, 11वीं में पढ़े थे ना? ठीक है। सहसंयोजी त्रिज्या क्या होता है? दो समान अणुओं में उपस्थित परमाणुओं के नाभिकों की मध्य की दूरी का आधा क्या कहलाता है? सहसंयोजी त्रिज्या। जैसे N2 है तो N2 का ध्यान देना, N2 का ये नाभिक है, ये N2 का नाभिक, N2 में एक नाइट्रोजन का नाभिक है और ये दूसरे नाइट्रोजन का नाभिक है, तो इनके बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? सहसंयोजी त्रिज्या। ये एक परमाणु के बीच के बोल रहा हूं ना मैं, और ये ऐसा रहता, मान लो एक N2 है और ये दूसरा N2 है, तो इसके नाभिक के बीच की दूरी का आधा, ये वान डर वाल होता था। याद आया? ठीक है, तो ध्यान से समझना, मैं केवल N2 अणु का बात कर रहा हूं। मैं किसका बात कर रहा हूं? केवल N2 अणु का। इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना ही जानना है कि ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल जानना पड़ता है क्योंकि पी ब्लॉक है। ठीक है, एनसीईआरटी क्या चोचला किया, ध्यान से सुनो। एनसीईआरटी क्या किया, 11वीं में ना एस ब्लॉक चैप्टर रहता था, हाइड्रोजन चैप्टर रहता था, पी ब्लॉक चैप्टर रहता था, ठीक है ना? तो एस ब्लॉक को कट कर दिया, हाइड्रोजन चैप्टर को कट कर दिया। क्लियर है? समझ आ रहा है? वैसे ही 12वीं में ना जो तुम्हारा जो लास्ट चैप्टर पढ़े थे धातु निष्कर्षण, वो चैप्टर को भी कट कर दिया है। समझ आ रहा है? यहाँ 5वां चैप्टर रहता था गैसों के नियम, वो चैप्टर भी कट कर दिया है और केवल कौन से चैप्टर को रख दिया? पी ब्लॉक। और दंदना करके जितना भी कंपटीशन एग्जाम है अब उसमें कौन से आ रहा है? पी ब्लॉक। तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा ना, बिना पढ़े थोड़ी काम चलेगा। ठीक है, इस कारण पी ब्लॉक पढ़ना एकदम ज़्यादा जरूरी है। तो ध्यान दो, नहीं पढ़ेंगे आज सब भी, तुम्हारे दिल का ये आवाज़ यही है, नहीं पढ़ेंगे आज सब भी। ये होता है 70 पिकोमीटर, ये होता है 110 पिकोमीटर, ये होता है 121 पिकोमीटर, ये होता है 141 पिकोमीटर और ये होता है 148 पिकोमीटर। क्लियर है? एक हिसाब में देखो तो जब ऊपर से नीचे आते हैं परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। सही बात बोले हम लोग। अब यहाँ पास देखो 70 से 110 हुआ है, अधिकतम वृद्धि हुआ है। यहाँ पास क्या होता है? अधिकतम वृद्धि। और जब यहाँ से आते हैं 141 148, मात्र 7 का अंतर है, मतलब यहाँ पास क्या होता है? न्यूनतम वृद्धि। क्लियर है कि नहीं? केवल यही को डील करना, केवल और केवल इसी को डील करना है। क्लियर है? समझ आया? इसके अलावा आयनिक त्रिज्या का मान थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। आयनिक त्रिज्या का मान किसी का बढ़ता है, किसी का क्या हो जाता है? घटता है। लेकिन हमको केवल क्या याद करना है अभी? परमाणुिक त्रिज्या में सहसंयोजी त्रिज्या। आयन बनाने के बाद वो कितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, उसके बाद उसका त्रिज्या क्या होगा, वो आयनिक त्रिज्या कहलाता है। जैसे कि नाइट्रोजन है ना, वो अपना 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, N3+ हो जाएगा। फास्फोरस त्यागेगा तो P3+ हो जाएगा। आर्सेनिक त्यागेगा तो AS3+ हो जाएगा। एंटीमनी त्यागेगा तो Sb3+ हो जाएगा। बिस्मथ त्यागेगा तो Bi3+ हो जाएगा। तो अब इसका त्रिज्या निकालोगे तो वो मान अलग आएगा। क्लियर है? तो हमको केवल याद रखना है कौन सा त्रिज्या? सहसंयोजी त्रिज्या। अधिकतम वृद्धि नाइट्रोजन से फास्फोरस की ओर जाते हैं तो होता है, और न्यूनतम वृद्धि Sb से जब बिस्मथ जाते हैं तब। क्लियर है? रीजन बता दूं क्या? यहाँ पास देखो नाइट्रोजन है 1s में, ध्यान देना, नाइट्रोजन से फास्फोरस में अधिकतम वृद्धि होता है तो उसका रीजन क्या है? ठीक है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में देखो 1s2 2s2 2p3 है। ठीक है, अब यहाँ पास जैसे ही फास्फोरस में गए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और क्या आ जाएगा? 3p3, यही आया। अब यहाँ पास देखो 2s2 2p3 है, यानी कि 1 2, यहाँ पास 1s2, यहाँ 2s2 है 2p3। कभी भी तुम लोग क्या 2D पढ़े हो? नहीं। हाँ, लेकिन हाँ 3D पढ़े हो। और यहाँ पास 3D है लेकिन वो क्या है? खाली है। क्या है? खाली है। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, यहाँ पास कहानी है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और यहाँ पास देखो एंटीमनी है और क्या है? बिस्मथ है। एंटीमनी का जब यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे, ये 2s2 2p, ये 3p है, ये 4p होगा, ये क्या जाएगा? 5s2 और 5p3। यदि ये 5 है तो इसके पहले 4f आया होगा, आया होगा। और यहाँ पास यदि ये 6s2 होगा
यहाँ पास आएगा यार, मेनली यहाँ पास नहीं आएगा, यहाँ पास आएगा 4F। ठीक है, बताएंगे इसके बारे में, थोड़ा देर सब्र करो। ठीक है, बताएंगे। यहाँ नहीं आएगा, कहाँ आएगा? 4F यहाँ आएगा। क्लियर है? यहाँ 6H2 और ये 6P3। अब यहाँ पर देखो, जब भी F आता है ना, F कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो एक प्रभाव लगता है। ठीक है, लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन के कारण ये जो Sb और एंटीमनी में जितना वृद्धि होने चाहिए था, यहाँ से यहाँ आता है तो ज़्यादा वृद्धि होना चाहिए, लेकिन यहाँ पास वाला जो तत्व है बिस्मथ, इसके पहले 14 तत्व आएगा। ठीक है, किसका? F ब्लॉक का। इसके कारण ये जो बिस्मथ रहता है उसमें क्या हो जाता है? संकुचन हो जाता है, उतना ज़्यादा ये वृद्धि नहीं कर पाता। तो याद रखना, D एंड F ब्लॉक के एंट्री के कारण, D एंड F ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पास ये उपस्थित होता है, इसके कारण न्यूनतम वृद्धि होता है। क्या होता है? न्यूनतम वृद्धि, क्योंकि इसके कारण क्या होता है? D के कारण D संकुचन, D संकुचन, और इसके कारण क्या होता है? F संकुचन। क्लियर ना? इस कारण न्यूनतम वृद्धि होता है। क्लियर है? दिमाग में छाप के रखना, अभी काम आएगा ये। एंटीमनी से बिस्मथ की ओर क्वेश्चन आ सकता है। एंटीमनी से जब बिस्मथ की ओर जाते हैं तो न्यूनतम वृद्धि होती है, क्यों? 100 बात का एक बात, F संकुचन। क्या होता है? F संकुचन, लेंथेनाइड संकुचन। क्या कहलाएगा? लेंथेनाइड संकुचन। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाऊं मैं। नेक्स्ट गुण देखें, भौतिक अवस्था हो गया, परमाणुक त्रिज्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। 3 चीज पढ़ लिए। चौथा चीज देखो, चौथा गुण है आपका विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, क्या क्या पढ़े हो अभी तक? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरा क्या पढ़े थे? भौतिक अवस्था। क्या पढ़ लिए? भौतिक अवस्था। फिर तीसरा क्या पढ़े? परमाणविक त्रिज्या, परमाणविक त्रिज्या। ध्यान दो इधर, परमाणविक त्रिज्या। चौथा देखो, विद्युत ऋणात्मकता। रटवा डालो, जब बाएं से दाएं जाते थे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता था, तो ऊपर से नीचे आओगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है। तो 100 बात का एक बात नहीं पढ़ेंगे आज सब भी। तो ऊपर से जब नीचे आते हैं, नाइट्रोजन से किधर आते हैं? बिस्मथ की ओर, तो विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। बस इतना ही याद रखना है। याद रखना, विद्युत ऋणात्मकता का मापन करते हैं पॉलिंग स्केल से, POULING। ठीक है, पॉलिंग स्केल से करते हैं। किससे मापन करते हैं? पॉलिंग स्केल से, भूलना नहीं। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता का मापन किससे करते हैं? पॉलिंग स्केल से। कितना कितना मान आता है इसका ये याद रखना नहीं है, फिर भी देख लो। इसका 3.0 आता है, इसका फास्फोरस का आता है 2.1, इसका आता है 2, इसका आता है 1.9, इसका भी आता है लगभग 1.9। तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो मान क्या होते जा रहा है? लगभग कम होते जा रहा है। मान याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है, ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान में क्या होता है? कमी होता है। क्या होता है? कमी। यहाँ तक क्लियर है? किसी कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं? ठीक है, कितना गुण हो गया? 4। पांचवा गुण देखो। ठीक है, पांचवा भौतिक गुण, आयनन ऊर्जा, मोस्ट एमपी गुण। क्या है? आयनन ऊर्जा। यहाँ पास अब केमिस्ट्री का असली फील आएगा। केमिस्ट्री का असली फील आना शुरू होगा कब? अब यहाँ। क्यों? अपवाद। क्या शुरू हो जाएगा अब? अपवाद। ठीक है, ध्यान समझने का कोशिश करो। जब मैं बाएं से दाएं जाता हूं तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, क्योंकि जब साइज बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा का मान, ध्यान देना, साइज सॉरी इधर क्या होता है? बाएं से दाएं जाने पर साइज कम होता है, तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता है। बढ़ता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि साइज छोटा रहेगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या रहेगा? कठिन, क्योंकि उसमें प्रोटॉन क्या है? ज्यादा। उसमें प्रोटॉन क्या है? ज्यादा। ठीक है, और इसमें देखो कहाँ पास पहुंचे थे? हाँ, और यदि हम लोग ऊपर से कहाँ आ रहे हैं? नीचे, तो यहाँ पास आकार क्या होगा? बढ़ेगा। और आकार यदि बढ़ा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है? आसान। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, मतलब आयनन ऊर्जा क्या लगेगा? कम लगेगा। तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा? ऊपर से नीचे आने पर कम होता है। तो उस हिसाब से ध्यान समझना। अब आयनन ऊर्जा भी अलग अलग कहानी चलेगा ना, आयनन ऊर्जा में भी अलग अलग कहानी चलता है। एक बार इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसको क्या बोलते हैं? प्रथम आयनन ऊर्जा। दूसरा निकालते हो तो उसको क्या बोलते हो? द्वितीय आयनन ऊर्जा। क्या बोलते हैं? द्वितीय आयनन ऊर्जा। तो प्रथम आयनन ऊर्जा का मान का क्रम देखो, नहीं पढ़ेंगे आज सब भी, ये रहता है। तो देखो, ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, तो सबसे ज्यादा किसका रहेगा? नाइट्रोजन का। सबसे ज्यादा किसका रहेगा? नाइट्रोजन का। ऐसा रहेगा नॉर्मल क्रम। इधर इति आथो ना, नहीं पढ़ेंगे आज सब भी। कई जन कन्फ्यूज आ जाते, ऐसे काबर लिख देते भैया के लिए, ऐसे लिख देते। ठीक है, जब इधर से इधर जाते थे तो बढ़ता था, ऊपर से नीचे आएंगे क्या होगा? घटेगा। तो सबसे कम किसका रहेगा? बिस्मथ का। और सबसे ज्यादा किसका रहेगा? नाइट्रोजन का। वही तो लिखा हूं। यहाँ तक क्लियर है?
लेकिन ये प्रथम आयनन ऊर्जा के लिए है। पहला वाला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब IE1, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं IE2, ठीक है ना। तो यहां पास क्या होता है, ध्यान से समझना, यहां पास क्रम थोड़ा सा बिगड़ जाता है। नहीं पढ़ेंगे आज सब भी की जगह नहीं पढ़ेंगे आज भी सब, ऐसा हो जाएगा। बिस्मथ सामने आ जाएगा और SB कहां चला जाएगा, पीछे। क्लियर है, नहीं पढ़ेंगे आज, यहां तक सही है। बस बिस्मथ कहां आएगा, सामने, और एंटीमनी कहां चला जाएगा, पीछे। ऐसा क्यों हुआ भैया, रीजन एक ही देना बिस्मथ में, लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड संकुचन प्रभाव के कारण इसका आकार एंटीमनी के मुकाबले क्या हो जाएगा, छोटा। क्या हो जाएगा, छोटा। और इसका आकार यदि छोटा हो गया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इसकी अपेक्षा क्या हो जाएगा, ज्यादा कठिन। और ज्यादा कठिन होगा मतलब आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा। क्लियर है, प्रथम आयनन ऊर्जा के लिए अलग, द्वितीय आयनन ऊर्जा के लिए अलग। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं। वर्ग क्रमांक 15 के तत्वों में आयनन ऊर्जा के क्रम को स्पष्ट कीजिए। आ गया क्वेश्चन, तो क्या बताओगे। वैसे आता नहीं है इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन मैं बना सकता हूँ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, ठीक। क्या बोल रहा हूँ, आयनन ऊर्जा जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार क्या होता है, बढ़ता है। आकार बढ़ने के कारण प्रथम आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर कम होते जाता है। लेकिन द्वितीय आयनन ऊर्जा में हमको क्रम में विचलन प्रदर्शित होता है। एंटीमनी जो रहता है उसका आयनन ऊर्जा सबसे कम हो जाता है और एंटीमनी की जगह स्थान कौन पा जाता है, बिस्मथ। कारण ये रहता है कि बिस्मथ में डी कक्षक भी पूरा भर जाता है और एफ कक्षक भी, जिसके कारण इसका आकार अपेक्षाकृत क्या हो जाता है, छोटा। अपेक्षाकृत क्या हो जाता है, छोटा। और कोई इलेक्ट्रॉन, ध्यान समझना, कोई परमाणु यदि छोटा है, कोई परमाणु यदि छोटा है मतलब उसमें प्रोटॉन का संख्या क्या है, ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके खींच के रखा है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या जाएगा, कठिनाई। तो आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्लियर, एकदम क्लियर है ना, क्लियर है एकदम, समझ आ गया कि नहीं। ठीक है, अभी इसमें पढ़े। अच्छा, नाइट्रोजन चच्चा को देखो, ऐसा ऐसा बाएं से दाएं जाते हैं, तो हमको क्या लगता है कि जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, ये वर्ग में प्रभाव देख डाले हो। अब किस में देख रहे हो प्रभाव, एक बार आयनन ऊर्जा का आवर्त में। नाइट्रोजन किसके अगल बगल में घिरा है, कार्बन के और ऑक्सीजन के। जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा था तो आयनन ऊर्जा का मान क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो इधर से जब इधर जाऊंगा तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। चलो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कंपेयर करो, यहां पास फिर दिमाग खराब हुआ। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बाएं से जब दाएं जाते हैं, बाएं से जब कहां जाते हैं, दाएं, तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, बोला था, बढ़ता है। यानी कि इसका आकार क्या होता होगा, ध्यान दो, इसका आकार बड़ा और इसका आकार क्या होता होगा, अपेक्षाकृत छोटा। क्लियर है। लेकिन 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 ये भी क्या है, अपवाद, गलत। क्या है ये, गलत। क्यों गलत है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, नाइट्रोजन का। ठीक है, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3, 3 ठोक है। यहाँ तक क्लियर है। तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए था, नाइट्रोजन का ज्यादा होना चाहिए, नाइट्रोजन से भी ज्यादा किसका होना चाहिए था, ऑक्सीजन का। क्लियर है ना। अब ऑक्सीजन का देखो, 1s2 2s2 2p4, लास्ट टर्म कितना, 1 2 3 और ये 4। कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है, ऑक्सीजन से, क्योंकि ये अर्धपूरित है क्या, नहीं, ये अर्धपूरित है। किसी के 50 रुपया है तो 50 रुपया खर्चा करवाने में हालत खराब हो जाएगा, और किसी के पास 60 रुपया तो 10 रुपया आसानी से खर्च कर सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं, यही वाला कॉन्सेप्ट लेगा। अब देखो किसका आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा है, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है किससे, ऑक्सीजन से। कितना क्वेश्चन बन गया, 2 क्वेश्चन। क्लियर है, आयनन ऊर्जा से रिलेटेड। पहला, वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो द्वितीय आयनन ऊर्जा के मान में क्या आता है, विचलन आता है। और दूसरा याद रखना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जब भी कंपेयर करोगे, कैसे कंपेयर करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके। ट्रेंड के अनुसार वाला कहानी चलना नहीं है, वो है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। आयनन ऊर्जा के बारे में सबको डिटेल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, नाइट्रोजन फैमिली में ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपर रूपता, नेक्स्ट एलोट्रॉप्स। ठीक है, अपर रूपता क्या होता है, ऐसे तत्व जिसके रासायनिक गुण, ठीक है ना, ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण तथा संरचना क्या हो, समान, किंतु भौतिक गुण क्या हो, अलग अलग। कहानी क्या बोल रहा हूं, परिभाषा, परिभाषा रटना जरूरी है भाई। ठीक है, अपर रूप, अपर रूप एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, जिनके, ध्यान से समझना, रासायनिक गुण
और संरचना क्या हो, समान हो। रासायनिक गुण और संरचना क्या हो, समान, लेकिन भौतिक गुण क्या हो, अलग अलग। भौतिक गुण में क्या हो, विभिन्नता हो। भौतिक गुणों में क्या हो, विभिन्नता। तो उसको हम लोग बोलते हैं अपर रूप। क्या बोलते हैं, अपर रूप। मान लो जस्ट अपोजिट बोल देता तो भौतिक गुण समान हो लेकिन ये जो रासायनिक गुण और संरचना अलग अलग हो तो समावयवता, वो क्या कहलाता, समावयवता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला क्लियर है ना। तो ये बस याद रखना है, रासायनिक गुण और संरचना समान है भाई, बस दिखने में वो आदमी क्या है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन है तुम्हारे ही जैसा। ठीक है, लेकिन है वो तुम्हारे ही जैसा। कई लोग रहते हैं ना एकदम होशियार चंद बनने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, जब ना स्कूल खुलते हैं ना तो जो लोग क्लास में अच्छे खासे टॉपर रहते हैं ना, पहला क्लास होता है ना, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्लास का दिक्कत क्या होता है कि ना उससे कोई ज़्यादा होशियार आ जाता है ना तो उसको डर बैठा रहता है। कोई भी स्टूडेंट आता है तो उसको पूछता है, धीरे धीरे उसके साथ रहेगा ना, जो होशियार आदमी रहेगा वो थोड़ा सा दोस्ती करता है, फिर देखता है छोड़े नहीं है कर दिमाग में। फिर उसके बाद थोड़ा दिन दोस्ती रहेगा, फिर हाँ छोड़े नहीं है। फिर ना जो एकदम गधा भी रहता है, कई बार उन लोग थोड़ा पढ़े रहते हैं तो एकदम टर टर बोलते रहते हैं, तो उसको डर लगता है, अरे दादा ये मन होशियार है। ठीक है, ये ज़्यादा जानता है क्योंकि तुम वो पढ़े नहीं रहोगे। जैसे कि समझो स्कूल में अभी तुम लोग यहाँ पी ब्लॉक पढ़े हो और स्कूल में कोई बच्चा नहीं पढ़ा होगा, अब तुम वहां जाकर के टर टर करना शुरू कर दिए तो उनको क्या लगेगा कि ये मेरे से ज्यादा होशियार है, ऐसा लगता है ना। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा डर रहता है। ठीक है, स्कूल लाइफ का मैं बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त था। ठीक है नहीं वो था। ठीक है, तो वो जब क्लास आया, ठीक है क्लास है ना, तो वो इंसान जब ना वो प्रकाश संश्लेषण चल रहा था, एकदम ना ऐसा ऐसा टॉपिक बोला ना वो लड़का, ठीक है मैं एकदम, मेरा दिमाग घूम गया ना, ये साला कैसे सब बता देता है यार करके। ठीक है ना, उसके बाद पता चला कि वो तो जो है करे वो 2 दिन पढ़ करके बस आया था, तीसरा दिन पूरा खत्म हो गया कहानी उसका करके। ठीक है, तो वो रियलिटी रहता है, यानी कि एक डर बैठता है। ये रियलिटी है कि पढ़ने वाले के मन में ना जरूर डर बैठता है कि यदि एक नंबर भी सामने वाले का ज्यादा आता है ना तो एकदम ना हृदय जो रहता है ना एकदम कचोट जाता है, का बताओ रे तुला, ऐसे वाला चलता है ना, ये होता है। और ये भावना होनी चाहिए एक गुड कंपटीशन का ना, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। एक नंबर सामने वाला का भी पढ़ रहा है और तुम्हारे अंदर यदि आ रहा है ना वो भावना, तो तुम सही में पढ़ रहे हो रियलिटी, और तुम्हें कुछ नहीं तो फिर कुछ नहीं है। वो थोड़ा आना चाहिए ना भाई कि अरे यार इसका ज्यादा नंबर आ गया, और उसी चक्कर में सब पढ़ने के लिए आते हैं। ठीक है, उसी चक्कर में सब पढ़ते हैं और उसी के लिए पढ़ना है। हाँ, लेकिन द्वेष नहीं रखना है, ऐसा नहीं करना है कि इसका ज्यादा नंबर आता है इसका कॉपी पुस्तक भसका देते हैं। मेरे साथ हुआ था भाई ये। ठीक है, मेरा ही दोस्त कॉपी को निकाला और जाकर के पीछे बेंच में मेरा ही एक दोस्त था, उसके बैग में डाल दिया, कॉपी गुम गया करके टीचर को बताया। अब टीचर आया कॉपी बैग सबका चेक किया, बैग चेक किया तो उसके बैग से निकल गया यार। वो बेचारा बिना सोचे कुछ पूछे नहीं और धड़ाधड़ मारना शुरू कर दिए, धड़ाधड़ मारना शुरू कर दिया। उसके बाद वो चुपचाप मार भी खा लिया। उसके बाद बोलता है भाई कि ना दूसरा दोस्त था ना, वो तेरा ही दोस्त है, वो मेरे बैग में रखा था तेरे कॉपी, मैं क्यों रखूंगा भाई, मैं गधा आदमी हूँ। बोलता है मेरा क्या मतलब है तेरे से, मैं तेरे कैसे ही मांग लूंगा करके। हाँ, तो ये होता है, रियलिटी होता है। ठीक है, कई लोगों का कॉपी मेन टाइम में गुम जाएगा तो थोड़ा कॉपी संभाल करके रखा करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग एक दूसरे के साथ ऐसे दुश्मनी निकाल दोगे। ठीक है, वो अरे देखो गलती के साथ गलती से भी कई लोग ले जाते हैं, पता भी नहीं रहता। जैसे दिवाली का ध्यान देना, कोई कॉपी ले गया, पुस्तक ले गया, दिवाली का टाइम आया, कॉपी पुस्तक एक जगह पड़ा है, फिर वो कॉपी खोजोगे भी तो भी नहीं मिलेगा क्योंकि तुम अपने बैग में ढूंढोगे, वहां पास कहाँ ढूंढोगे। ये भी होता है, लेकिन हाँ कुछ लोग प्रेरित होते हैं। ठीक है, इस तरीके के कर्तव्यों से। तो चलो बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, अपर रूप के बारे में। अपर रूप जिसका रासायनिक गुण और संरचना क्या हो, समान, लेकिन भौतिक गुण क्या हो, भिन्न भिन्न। दिखने में एक एकदम गोरा आदमी है, एकदम करिया आदमी है। ठीक है ऐसा वाला चिट्ट करिया, ठीक है बिरबिट केरवा ससन, ठीक है ऐसा है। ठीक है, लेकिन हाँ दोनों का कैपेसिटी, दोनों का गुण क्या है, समान है। समझ आ रहा है कि नहीं, दोनों का पढ़ने का क्षमता लेकिन क्या है, ज्यादा। तो बाहर से देख रहे हो भौतिक गुण बस क्या है उसका, डिफरेंट, भौतिक गुण बस क्या है, डिफरेंट है, लेकिन रासायनिक गुण और संरचना क्या है उसका, समान। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अपर रूप। क्या बोलते हैं, अपर रूप। और अपर रूपता को पढ़ना है, जैसे कि नाइट्रोजन, ध्यान दो, अब अलग अलग तत्व है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, फिर क्या है, आर्सेनिक है, और फिर क्या आ जाएगा आपका एंटीमनी आ जाएगा, और फिर क्या है लास्ट में बिस्मथ।
याद रखना नाइट्रोजन का कोई अपर रूप नहीं होता, नाइट्रोजन का कोई अपर रूप नहीं है, ठीक है। एको अहम द्वितीयो नास्ति, ठीक है, ना भूतो ना भविष्यति। कमरे के टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका कोई अपर रूप होता नहीं है। दूसरा है फास्फोरस। फास्फोरस का अलग अलग अपर रूप होता है, टोटल 5 प्रकार का फास्फोरस हो सकता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। मेनली 2 है, सफेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस। उसके अलावा भी होता है। सबसे पहला तो अभी सिर्फ हल्का फुल्का जानना है ना, एक होता है सफेद फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, एक होता है आपका लाल फास्फोरस। सफेद फास्फोरस किसमें पाया जाता है? लहसुन और प्याज में। जब सफेद फास्फोरस का मात्रा ज्यादा हो जाता है तो एक बीमारी होता है फॉसी जॉ। कौन सी बीमारी होता है? फॉसी जॉ, जबड़ा गलता है। क्लियर है ना, यहां तक क्लियर है। लाल फास्फोरस माचिस की तीली वाला, माचिस की तीली में जो फास्फोरस रहता है वो कौन सा है? लाल फास्फोरस। और कौन सा फास्फोरस हो सकता है? बैगनी। कौन सा फास्फोरस? बैगनी फास्फोरस। उसके अलावा स्कारलेट फास्फोरस, चमकीला फास्फोरस भी बोलते हैं जिसको, स्कारलेट या चमकीला फास्फोरस। और 5वां नंबर का लिख सकते हो तुम लोग काला फास्फोरस। काला फास्फोरस विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का क्या होता है? सुचालक। यहां तक क्लियर है। तो कितने टाइप का फास्फोरस हो सकता है? 5। सबसे ज्यादा अपर रूप नाइट्रोजन फैमिली में किसका मिलेगा? फास्फोरस का। किसका? फास्फोरस का। क्लियर है, नाइट्रोजन का कोई अपर रूप होता नहीं है। आगे बढ़ जाए क्या? वैसे ही ध्यान देना आर्सेनिक का, एक होता है ग्रे आर्सेनिक, ग्रे कलर का ग्रे आर्सेनिक, एक होता है आपका ब्लैक आर्सेनिक, ब्लैक आर्सेनिक, और एक होता है येलो आर्सेनिक। क्या होता है? येलो आर्सेनिक। क्लियर है। वैसे ही एंटीमनी एसबी का, काला कलर का, ब्लैक और येलो, ब्लैक और येलो एंटीमनी। क्लियर है। बिस्मथ का कोई भी अपर रूप नहीं होता, अपर रूप नहीं होता। यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ आया कि नहीं? बिस्मथ का कोई भी अपर रूप होता नहीं है। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट भाई, ठीक है। अब ये गुण हो गया ना, आगे बढ़ते हैं गलनांक और क्वथनांक की ओर। नेक्स्ट भौतिक गुण है क्या? गलनांक व क्वथनांक। ध्यान से समझो, अभी तक क्या क्या भौतिक गुण पढ़ डाले। सबसे पहले कौन सा धातु है और कौन सा अधातु, फिर क्या पढ़े हो? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर क्या पढ़े? परमाणविक त्रिज्या, फिर क्या पढ़े? विद्युत ऋणात्मकता, और क्या पढ़े थे? आयनन ऊर्जा। इतना हो गया। और उसके बाद क्या पढ़ लिए? अपर रूप। टोटल कितना हो गया? 6। 7वां देखो, गलनांक व क्वथनांक। गलनांक, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं जिसको, जिस ताप पर कोई पदार्थ क्या करना शुरू कर देता है? गलना, उसको क्या बोलते हैं? गलनांक। क्या बोलते हैं? गलनांक। याद रखना है, नाइट्रोजन से जब तक आर्सेनिक तक जाएंगे तो गलनांक का मान बढ़ता है, और उसके बाद आर्सेनिक से जब किधर की ओर बढ़ेंगे? बिस्मथ की ओर, तो गलनांक क्या होता है? घटता है। अब उसके अकॉर्डिंग जमाओ। याद रखना, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक बढ़ता है, नहीं पढ़ेंगे आज सब भी। अब ध्यान से समझने का कोशिश करो कैसे जमाना है। पहले बढ़ता है बोल रहा है, मतलब नाइट्रोजन से फास्फोरस, फास्फोरस से आर्सेनिक बढ़ा, उसके बाद घटेगा, मतलब इसका कम होगा, इसका मान भी कम होगा। अब इन सब को देखो, सबसे ज्यादा मान किसका है? आर्सेनिक का। किसका है? आर्सेनिक। तो आर्सेनिक फेंका जाएगा कहाँ? सबसे लास्ट में। समझ आ रहा है कि नहीं? चलो भाई, यहाँ तक क्लियर है। तो नाइट्रोजन आएगा, फिर फास्फोरस आएगा, फिर उसके बाद अब देखो आर्सेनिक तो सबसे लास्ट में आएगा बोल दिया। बिस्मथ और एंटीमनी दोनों में किसका ज्यादा है? बिस्मथ और एंटीमनी में। अरे जिधर 2 लड्डू वो ज्यादा बड़ा और जिधर 1 लड्डू वो छोटा। अब बताओ इसमें और इसमें कौन बड़ा है? एंटीमनी। कौन है? एंटीमनी। तो कौन आएगा? एंटीमनी। उसके बाद कौन आएगा? बिस्मथ। उसके बाद कौन आएगा? आर्सेनिक। बन गया। समझ आ रहा है? तो सिर्फ ऐसे याद रखना कि जब नाइट्रोजन से आर्सेनिक की ओर बढ़ते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट का मान बढ़ता है, उसके बाद मान क्या होता है? घटता है। देखो शुरुआत में यहां तक बढ़ा, उसके बाद क्या हुआ? घटा। अब उसके बाद तुम लोग क्या करना है? इधर 2-2 लड्डू दिया है, मतलब 4 लड्डू, इसका मान सबसे ज्यादा, तो सबसे लास्ट में लिखूंगा। फिर ये दोनों का मान तो सबसे कम, तो ये तो दोनों सामने में आ गया। अब इसमें और इसमें देखना, तो इसमें 2 लड्डू इसको मिला, किसको? एसबी को। तो एसबी ध्यान देना, तो एसबी कहाँ आ जाएगा? तुम्हारा सामने में आ जाएगा। क्लियर है? खत्म। क्लियर? किसको नहीं आया समझ? सबको आ गया? पक्का? आगे बढ़ जाएं। ठीक है, किसमें? गलनांक का कहानी चल गया ना, गलनांक। नेक्स्ट देखते हैं किसका? क्वथनांक। क्वथनांक, क्वथनांक।
वह ताप जिस पर किसी पदार्थ का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय वाष्प दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक। जिस टेम्परेचर पर उबलता है नहीं बोलते, जिस टेम्परेचर पर कोई पदार्थ का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय वाष्प दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, उसका क्वथनांक। 8वां गुण है क्या, बॉइलिंग पॉइंट, बीपी, भावेश पटेल, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। क्या पढ़ते हो, नहीं पढ़ेंगे आज सब भी ना, नहीं पढ़ेंगे आज सब भी, ऐसा रहता है नॉर्मल ट्रेंड। जब ऊपर से नीचे जाओगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। क्लियर है। हमेशा अपवाद कौन दिखाया है अभी तक, सबसे ज्यादा अपवाद कौन दिखाया है, कौन दिखाया है, ये कि ये दिखाया है। इसका कहानी खतरनाक है, क्यों, क्योंकि इसके पहले एफ कक्षक और डी कक्षक भर जाता है, तो इसको फेंको इधर, जिस्मत, ये आ गया एंटीमन। तो तुमको ये नहीं लग रहा है कि द्वितीय आयनन ऊर्जा जैसे ही है, सेम टू सेम, नहीं पढ़ेंगे आज भी सब द्वितीय आयनन ऊर्जा। तो द्वितीय आयनन ऊर्जा और बीपी दोनों का मान क्रम लगभग सेम टू सेम। क्लियर है। मैं इतना ज्यादा बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जनरल ट्रेंड रहता है वो तो कोई भी बता देगा, ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, इधर से इधर आएगा तो घटेगा, वो सब पढ़ते हैं, सबको रहेगा। लेकिन थोड़ा सा नंबर यदि पाना है तो थोड़ा सा छोटा छोटा जो पॉइंट है, जो सिली मिस्टेक बोलते हो ना, वो इन्हीं सब में होता है, तो इसको पढ़ना जरूरी है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट बढ़ जाए, लास्ट 9वां गुण, लास्ट 9वां गुण, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था देखो, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, लास्ट में कितना आया, 2 और ये 5, 2 और ये 5। कोई एक को पढ़ूंगा तो बाकी सबका डील हो सकता है क्या, हो सकता है, आराम से हो सकता है। ध्यान से देखो अब, ठीक, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3, इसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे कैसे हो सकता है। या तो ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन को ध्यान दे देगा तो +5, या फिर ये लास्ट के केवल अपने कितने इलेक्ट्रॉन को ध्यान देगा, 3, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को ध्यान नहीं देगा। क्यों बताया था, क्योंकि ऐसा होता है ना, और ये भी S वाला क्या रहता है, ज्यादा समीप, और P वाला थोड़ा सा दूर, तो क्या पता P बस दान देगा, तो P बस दान दिया तो क्या आएगा, +3। और ऐसा भी तो हो सकता है अष्टक पूरा करने के लिए बाहर से ले ले, तो कितना हो जाएगा, -3। क्लियर है कि नहीं। अष्टक पूरा करने के लिए कोई तत्व कितने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या ग्रहण करता है, वो कहलाता है उसका संयोजकता। क्या कहलाता है, संयोजकता। और लगभग संयोजकता को ही हम लोग मान लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, संख्या, अवस्था नहीं, संख्या। अवस्था अलग चीज है और संख्या अलग चीज है, ठीक है, दोनों में बहुत अंतर है ना, बताया था एक बार। यहां तक क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ जाए, अब ध्यान समझना, तो कभी भी पूछेगा वर्ग क्रमांक 15 का ऑक्सीकरण अवस्था क्या क्या हो सकता है, तो +5 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, और -3 भी हो सकता है। यहां तक कंप्लीट है कि नहीं, यहां तक क्लियर है। अब ऑक्सीकरण अवस्था का देखे कहानी, ठीक है। अच्छा देखो तो 1 मिनट, एक क्वेश्चन है ना, NH3 नहीं पढ़ेंगे आज सब भी, सब हाइड्रोजन के साथ क्रिया किया, सब के सब हाइड्रोजन के साथ क्या किए, क्रिया किए। नाइट्रोजन से जब फास्फोरस की ओर जाएंगे तो आकार क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, आकार क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ये होता है, हर किसी में 3-3 हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है, 3-3, तो इनका तो साइज सेम रहेगा, हाइड्रोजन का साइज सब में क्या रहेगा, सेम। एक ठोक बस बता रहा हूं, कितना है टोटल, 3। अब देखो यहां से लेकर के यहां तक का दूरी, किसका दूरी बढ़ रहा है, सबसे नीचे वाले का। अब ये बताओ, ध्यान समझो, एक छोटा लकड़ी दूंगा उसको तोड़कर दिखाओ, और एक बड़ा लकड़ी दूंगा उसको तोड़कर दिखाओ, किसको तोड़ना आसान है, बड़े लकड़ी को। क्लियर है ना। मतलब यदि बंध लंबाई बढ़ा, यदि बंध लंबाई बढ़ा तो वो क्या रहेगा, अस्थाई होगा। क्या होगा, अस्थाई, आसानी से टूट सकते हैं ना। यहां तक क्लियर है कि नहीं। तो स्थायित्व याद रखना, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो स्थायित्व क्या होते जाता है, कम। स्थायित्व क्या होते जाता है, कम। रीजन क्या है, क्योंकि बंध लंबाई बढ़ते जाता है, क्योंकि बंध लंबाई का मान बढ़ते जाता है। बंध लंबाई बढ़ेगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो स्थायित्व क्या होते जाता है, कम। यहां तक क्लियर है, किसी कोई दिक्कत। आगे बढ़ जाए क्या, ठीक है, मस्ती मजाक मत करो, पूछ दूंगा तो हालत खराब हो जाएगा,
ठीक है। अब +3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व देखेंगे। +3 ज्यादा स्थायी रहता है कि +5, यानी कि अधिकतर कंपाउंड में +3 दिखाई देगा कि +5 दिखाई देगा। क्लियर है, नाइट्रोजन फैमिली में। और यहीं पास एकदम तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, नाइट्रोजन फैमिली नहीं पढ़ेंगे आज सब भी। क्लियर है, यहां तक क्लियर है क्या? इसमें प्लस चार्ज कब आएगा? जब ये त्यागेगा तब। ग्रहण करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। मान लो 3 ठोक त्याग रहा है, +3 त्याग रहा है, तो 3 ठोक ग्रहण करने वाला होना चाहिए। NCl3, PCl3, ASCl3, SbCl3, BiCl3। क्लियर है? +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाला ये सब हो सकता है। अभी बहुत सारा वाद चलेगा, कहानी चलेगा, ध्यान से समझते जाना। +5 ऑक्सीकरण अवस्था दिखा है, मतलब पांचों इलेक्ट्रॉन को त्यागे, तो कैसा होगा? NCl5, PCl5, ASCl5, SbCl5 और BiCl5। ऐसा है, इतना क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब ध्यान से समझना, +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व जब ऊपर से नीचे आता हूं, ठीक है, तो इसका स्थायित्व बढ़ता है और इसका स्थायित्व क्या होता है? कम होता है। इसका स्थायित्व क्या होते जाता है? कम। अब ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन आएगा। +3 ऑक्सीकरण अवस्था जब मैं देखो NCl3, PCl3, ASCl3, SbCl3, BiCl3, सबसे ज्यादा अच्छे से कौन बन सकता है? BiCl3। सबसे ज्यादा स्थायित्व इसी का रहेगा। क्लियर है? ऑक्सीकरण अवस्था। लेकिन ये जब ऊपर से नीचे आते हैं तो +5 ऑक्सीकरण अवस्था वाला जो कंपाउंड रहता है वो बहुत ही कम रहता है। मतलब मैं इसमें और इसमें कंपेयर करूं तो कौन ज्यादा स्थायित्व रहेगा? ये वाला। ये वाला नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? ये क्वेश्चन है। यहां तक क्लियर है? देखो, ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ रहा हूं नाइट्रोजन फैमिली का। नाइट्रोजन फैमिली का ऑक्सीकरण अवस्था में क्या बोल रहा हूं कि +3 दिखा सकता है, +5 दिखा सकता है और -3 दिखा सकता है। 3 त्याग सकता है, 5 त्याग सकता है और 3 ग्रहण कर सकता है। उदाहरण कैसे दिया था? नाइट्रोजन है परमाणु क्रमांक 7, लास्ट में 2 और ये 5। लास्ट में कितना आया? 5। ये पांचों त्याग देगा, द्विक पूरा कर लेगा, या 3 ग्रहण कर लेगा, या फिर ये कैसे टूटा रहता है? 2 भागों में, 2s2 और 2p3, तो ये 3 त्याग देगा। क्लियर है? 3 त्यागा तो +3, पांचों त्यागा तो 5 प्लस और 3 ग्रहण कर लिया तो -3। अधिकतर क्या दिखाता है? +3 और +5। +3 वाला कंपाउंड ये और ये +5 वाला। यहां तक क्लियर है? अब इसमें क्या बोल रहा हूं कि ये वाला +3 वाला, ये जो +3 वाला है, इसका स्थायित्व क्या होता है? बढ़ता है। ये कंपाउंड जो है ये प्रकृति में ज्यादा पाया जाएगा और ये कंपाउंड पाया नहीं जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा? यहां पास एक कॉन्सेप्ट चलता है अक्रिय युग्म प्रभाव। क्या चलता है? अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? ध्यान से समझो, ठीक है। वर्ग क्रमांक 13, 14 और 15। कौन कौन सा वर्ग? 13, 14 और 15। 14 नंबर का तत्व कौन सा है? कार्बन, बोरॉन, और कौन सा है? नाइट्रोजन। नहीं पढ़ेंगे आज सब भी। कॉलेज स्टूडेंट गेट सन प्रॉब्लम। यहाँ पर बताओ, बाबा अली गए इंडिया थाईलैंड। क्लियर है? आवर्त नंबर बताओ। वर्ग क्रमांक तो 13 है, ये 14 और ये 15। ये वर्ग नंबर 2 है, ये सॉरी आवर्त नंबर 2 है, आवर्त नंबर 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आवर्त नंबर 6 के जितने भी तत्व रहते हैं, आवर्त नंबर 6 के जितने भी तत्व रहते हैं, कौन कौन सा वर्ग? 13, 14 और 15, ये सभी दिखाते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। क्या दिखाते हैं? अक्रिय युग्म प्रभाव। अब क्या होता है, कौन दिखाता है ये पता चल गया। हमारे कोर्स में केवल कौन है? वर्ग क्रमांक 15। इस कारण हम लोग केवल पढ़ रहे हैं किसके बारे में? बिस्मथ के बारे में। क्लियर है? बिस्मथ परमाणु क्रमांक 83, परमाणु क्रमांक 83। चलो निकालो, बिस्मथ परमाणु क्रमांक कितना होता है? चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना शुरू करो। ठीक है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू
दिल्ली पब्लिक स्कूल। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s और एक 8s 2p 3p 4p 5p 6p 7p 3d 4d 5d 6d 4f 5f। हो गया खत्म, यहाँ तक क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले। परमाणु क्रमांक कितना है? 83। चलो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 6s2। चलो गिनो, 6 4 10 10 2 12 12 और 6 18 18 2 20 20 10 30 30 6 36 36 2 38 38 10 48 48 और 6 54 54 और 2 56 14 इलेक्ट्रॉन जोड़ो। 56 और 14 कितना हो गया? 60 10 70 कितना हो गया? 70 70 और 10 80 कितना हो गया? 80। अब यहां पास देखो 80 हो गया। यहां पास कितना है? 6p3 क्या आ गया? 6p3 लास्ट वाला है 6p3। अब इसको जमाओ, ठीक है? मैं लिख दिया ना 83 का पूरा, ठीक है? मेरे क्या है मैं बताऊंगा ठीक है? कितना तक जाएगा? 6 ठो, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? चलो करो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 4s2 4s2 4p6 4d 10 4f 14। अरे ये देखो ना, ये देखो भरे है ना। हाँ 5d 10 भरा है इधर। अच्छा 5s भरा है क्या पूरा? 5p भी भरा होगा, 5d भी भरा होगा। क्लियर है? और यहां पास क्या आ गया है? 6s भरा होगा, ये देखो ये देखो। और यहां पास क्या है? 6p3। यहां तक क्लियर है? चलो ध्यान समझना, आप कोशिश करो एकदम से ध्यान देना ना, ठीक? इसको बोल रहा हूं मैं NS 1 से लेकर के 2 होता है, NP 1 से लेकर के 6 होता है। इसके जस्ट पहले वाला N-1D 1 से लेकर के 10 तक भरा रहता है। इसके पहले N-2 F 1 से लेकर के कितना? 14 तक भरा रहता है। कितना तक? 14 तक। देखो ओए, जब छठवां स्तर में पहुंच गया तब जाकर के ये 4F भरता है। देखो पहले इसको भरा हूं तब जाकर के ये आया है, मतलब इधर आगे बढ़ चुके रहेंगे फिर जाकर के यहां भरेगा। कितना सबको आ रहा है समझ? जो लिखा हूं उसी लिखा हूं भाई, कुछ नहीं किया हूं मैं, ठीक है? जो 6-6 वाला था उसको एक जगह लिखा, 5-5 वाला को एक, 4-4 वाला को एक जगह, ऐसा किया हूं, कुछ नहीं किया हूं। अब ध्यान दो, ठीक है? कोई दूसरा कंपाउंड आएगा। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन को वितरित किया हूं मैं? 83। जब 83 इलेक्ट्रॉन को वितरित किया हूं तो 83 प्रोटॉन तो एक ही जगह होगा, 83 प्रोटॉन एक जगह होगा। और लास्ट के ये कितना है? 5। इन पांचों को खींचने का कोशिश कौन करेगा? ये 83 प्रोटॉन। 14 ठोक क्योंकि ये एक्स्ट्रा आया है। इससे पहले वाला जो एंटीमनी था उसमें 14 ठोक रहा होगा क्या? नहीं। एंटीमनी का तुम लोग यदि परमाणु क्रमांक निकालो एंटीमनी का, तो परमाणु क्रमांक कितना आता है जी एंटीमनी का? बीच बताया था 53 था ना? 51 था क्या? हाँ 51 था। तो 51 है तो वो तो एफ ब्लॉक नहीं आया रहा होगा उसमें, और इसमें जैसे ही एफ ब्लॉक आया तो 14 इलेक्ट्रॉन का वृद्धि हुआ, तो 14 इधर प्रोटॉन का भी वृद्धि होगा। अब इसका पावर बढ़ा है और इसका खुद का परिरक्षण प्रभाव क्या रहता है? दुर्बल। क्या रहता है? दुर्बल। तो ये कड़िक करके खींचेगा पांचों को। लास्ट के बिस्मत का जो नाभिक है वो लास्ट में उपस्थित संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। और तुम यहाँ चोचलाबाजी कर रहे हो। क्या चोचलाबाजी कर रहे हो? BiCl5 बनाना चाह रहे हो, यानी कि ये जो बिस्मत है वो अपना 5 ठो इलेक्ट्रॉन किसको दे दे? क्लोरीन को। इधर ध्यान दो आप, इधर है बिस्मत का खुद का नाभिक जो 83 प्रोटॉन लेकर के चला है, और इधर कौन है? क्लोरीन। ये इधर खींचना चाह रहा है, ये इधर खींचना चाह रहा है। आया समझ में? नहीं आ रहा है समझ में? कितने लोगों को नहीं आ रहा है? हाथ उठाओ। गुड, ठीक है, ध्यान से समझो। यहां तक समझ आ गया था पूरा? ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल डाला हूं मैं। 14 ठोक एफ ब्लॉक में क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन आ गया। 14 इलेक्ट्रॉन आया, 14 इधर प्रोटॉन आया होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि देखो इसका नाभिक का आवेश बढ़ गया तो
यहां पास बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ये क्या करता है, आकर्षित करता है। आकर्षित करने के कारण इसका आकार क्या होगा, छोटा। क्या होगा, छोटा। आकार छोटा होगा ये बोल रहा हूं, लेकिन एफ जो कक्षक है आकार छोटा, ध्यान देना ना, आकार क्या होगा, छोटा होना चाहेगा, लेकिन यहां पास इनर मोस्ट ऑर्बिट क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित। इनर मोस्ट क्या करता है, प्रतिकर्षित। तो आकार क्या होता है, बड़ा। ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है, यहां तक क्लियर है। अब ध्यान दो, लेकिन जीत कौन जाता है, एफ कक्षक के आने के कारण इसका परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है, इस कारण क्या हो जाता है, इसका आकार अंततः छोटा। दो कंडीशन है, ध्यान से समझो। यहां से लेकर के यहां तक का दूरी ज्यादा है, ठीक है, और यहां से जब यहां आता है ये इलेक्ट्रॉन अंदर आना चाहता है, तो ये अंदर में उपस्थित जितने इलेक्ट्रॉन इसको बाहर जा बोलता है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, परिरक्षा कर रहा है, इसके प्रभाव से इसकी रक्षा कर रहा है, परिरक्षण प्रभाव। यहां तक क्लियर है। लेकिन ये जो है एफ कक्षा, उसका परिरक्षण प्रभाव क्या रहता है, दुर्बल रहता है। क्या रहता है, दुर्बल। तो रक्षा कर पाएगा क्या इसके प्रभाव से, नहीं। तो ये सभी लोग जा जा बोल रहे थे इसको, ठीक है, लेकिन इनके में उतना दम नहीं था। वो बोला तो तुम ही लोगों को निपटा देगा ये। जैसे मैं बताया था ना, उदाहरण दिया था कि मैं लास्ट से बुला रहा हूं किसको, गोविंद को, ठीक है, और तुम लोग सब लोग नहीं आना है, नहीं आना है करके बोल रहे हो, और एक बार मैं सबको घूर के देख दिया, तो चुपचाप आना पड़ेगा उसको। समझ आ रहा है कि नहीं। सेम टू सेम ऐसा ही समझो कि यहां पास ये है, यहां पास एफ जो दुर्बल है वो रक्षा करने का कोशिश कर रहा है, यानी कि ये रक्षा कर पाएगा क्या इसके प्रभाव से, नहीं। तो इसको अंदर आना पड़ेगा, मतलब आना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं। अब 5 ठोक है। अब इसमें भी ध्यान देना कि इसमें से पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन, अब ये सोचेगा कि नहीं 5 के 5 है, इसमें से क्या होता है 6s ज्यादा करीब रहता है किसके, इसके नाभिक के, और ये p वाला कहाँ रहता है, दूर। तो 6s वाले का जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वो इसके पास जाएगा। तो बंध निर्माण के लिए तुम्हारे पास केवल और केवल कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 3। मतलब ये जो 2 ठोक इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो गया, अक्रिय। क्या हो गया, अक्रिय। वो बंध निर्माण में भाग नहीं लेगा। इसी कारण BiCl5 नहीं बनता। क्या बनता है, BiCl3 बनता है। क्लियर आया कि नहीं। मतलब अभी तक जो तुम लोग राम कहानी पढ़ रहे थे, ठीक है, क्या कि BiCl5 बनता होगा, वो बनता ही नहीं है। केवल क्या बनता है, BiCl3। यानी कि देखो ये बनता ही नहीं है, मतलब स्थायित्व क्या हुआ है, कम। समझ आया। और ये बनता है इस कारण स्थायित्व बढ़ा है। आया कि नहीं समझ। अक्रिय युग्म प्रभाव क्या है, क्लियर है। ध्यान से समझना। वर्ग क्रमांक 13, 14 और 15 के आवर्त नंबर 6वें के तत्व के, ठीक है ना, अंतिम कोष में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसमें से 2 s कक्षक के इलेक्ट्रॉन रहते हैं और 3 p कक्षक के इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्योंकि 6वें आवर्त में f ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिसके कारण उसके नाभिकीय आकर्षण बल का मान अधिक हो जाता है। नाभिकीय आकर्षण बल का मान अधिक होने के कारण 6s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को नाभिक द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है, जिसके कारण वे बंध निर्माण में भाग नहीं लेते। अर्थात बंध निर्माण में भाग नहीं ले रहे, मतलब वो जो युग्म है वो क्या हो गया, अक्रिय हो गया। अक्रिय युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अक्रिय हो गया। इसी को बोला जाता है अक्रिय युग्म प्रभाव। क्लियर है। क्या कारण है, क्वेश्चन आएगा, क्या कारण है कि BiCl5 नहीं बनता लेकिन BiCl3 बनता है। तो क्या डालोगे, रीजन अक्रिय युग्म प्रभाव, और उसको डील करोगे। क्लियर है, मैं पूरा समझा दिया जी। यहां तक कंप्लीट है कि नहीं, किसी कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का। अच्छा, लेकिन 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 कहानी में एक ट्विस्ट है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। BiCl5 नहीं बनता, क्या बनता है, BiCl3 बनता है, लेकिन BiF5 बनता है। लेकिन BiF5 बनता है, क्यों बनता है, क्योंकि फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है। चलो देखो, बिस्मथ है, यहां पास क्लोरीन था और इधर कौन था, नाभिक था। अभी कौन जीता था, नाभिक जीता था, इस कारण BiCl5 नहीं बना था। लेकिन इसके सामने में इससे भी पावरफुल हदराहा फ्लोरीन, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता रहता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की क्या रखता है, क्षमता। तो इधर 5 ठोक है, तो 5 ठोक में से ध्यान दो, 5 ठोक में से 2 ये खींचना चाहता था, 5 ठोक में से 2 ये खींचना चाहता और बोलता था कि नहीं 3 तू ले ले और बना ले बंद। तो ये बोला कि नहीं, मैं तेरे 2 भी खींचने नहीं दूंगा, क्योंकि इसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा है। तो ये पांचों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। मतलब यहां पास अक्रिय युग्म प्रभाव काम नहीं करेगा, किसमें, BiF5 में। तो क्वेश्चन है, ठीक है, क्या कारण है कि BiCl5 नहीं बनता लेकिन BiF5 बनता है। कितना क्वेश्चन हो गया, 2। क्लियर है, समझ आया कि नहीं। अच्छा चलो आगे बढ़े क्या।
NCl3 व NCl5 में कौन बनता है? NCl3 और वह NCl5 क्या दोनों एक्सिस्ट करते हैं? NCl3 बनता है कि NCl5 बनता है? नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7। चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3। क्या यहां पास कोई 2D कक्षक है? ठीक हो रहा है। चलो ध्यान दे, NCl3 बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनता, क्योंकि इसके पास, नाइट्रोजन के पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित नहीं होते। क्लियर है? और क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन देखो, क्या कारण है कि PCl3 भी बनता है और PCl5 भी बनता है? फास्फोरस परमाणु क्रमांक 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3p3। अच्छा 3D कक्षक तक को ही कर करा, और वो क्या है? खाली, खाली है। अब यहां पास देखो, ये लास्ट का देखो 3p3 है, 1 2 3, कितना क्लोरीन आया है? 3। ये मस्त बना लिया, इस कारण क्या बन गया? PCl3 बन गया। PCl5 5 ठोक रखना है, ठीक है। ये चलो इसके पास 3 है, लेकिन एक चीज ये देखो, इसके पास 3 ठोक हो गया, 2 ठोक को और रखना है मेरे को, 2 ठोक को रखना है। तो मेरे पास तो मस्त खाली कक्षक कितना है? 3D है ना। कितना कक्षक खाली है? 5। यहाँ पास का एक इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा को क्या कराऊंगा मैं? उत्तेजित करा करके इधर फेंक दूंगा, और उसके बाद 2 क्लोरीन, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। अरे संकरण याद करो ना, sp3d, यही था। तो रिक्त डी कक्षक के कारण PCl3 भी बनेगा और PCl5 भी बनेगा। क्लियर है कि नहीं? तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? पहला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि NCl3, ध्यान दो, NCl3 व PCl3 दोनों बनता है, दोनों बनता है, लेकिन PCl5 बनता है, परंतु NCl5 नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्यों? क्लियर है? जब 3-3 वाला दोनों कंपाउंड बन सकता है, तो 5-5 वाला दोनों कंपाउंड क्यों नहीं बनता? क्लियर है? तो इसमें क्या बताओगे 3-3 कंपाउंड वाले में? क्योंकि यहां पास डी कक्षक का जरूरत नहीं होता, और जब NCl5 बनाना रहता है डी कक्षक का जरूरत पड़ता है। क्लियर है? और चूंकि नाइट्रोजन के पास नहीं रहता रिक्त डी कक्षक, इस कारण कभी भी बनता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा वाला था? BiCl5 नहीं बनता, पर BiF5 बनता है। क्यों? क्लियर है? तो रीजन क्या दोगे कि फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा रहता है, इस कारण अक्रिय युग्म प्रभाव इसमें काम नहीं करता। एक और क्वेश्चन हो सकता है, क्या कारण है कि BiCl5 नहीं बनता किंतु BiCl3 बनता है? रीजन केवल और केवल क्या डालोगे? अक्रिय युग्म प्रभाव। 100 बात का एक बात, जब ऊपर से नीचे आता हूं तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है, और +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व क्या होता है? घटता है। स्थायित्व क्या होता है? घटता है। तो एक हिसाब में तुम लोग क्या बोल सकते हो? कुछ नहीं बोल सकते हम लोग। तो क्या बोल सकते हैं भैया, इतना सारा पढ़ा दिया आज तो बोलो, ठीक है। क्या बोल सकते हो? ध्यान दो कि नाइट्रोजन नहीं पढ़ेंगे आज, सब भी, सबका ऑक्सीकरण अवस्था ध्यान दो, +3 +3 +3 +3 +3 ये हो सकता है, लेकिन +5 इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, लेकिन इन दोनों का +5 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होगा। क्लियर है? क्यों? ये अक्रिय युग्म प्रभाव दिखा सकता है, और ये भी कहीं ना कहीं इफेक्ट दिखाएगा ही। चलो यहाँ तक ला लेना +5 को, लेकिन ये +5 अवस्था दिखाएगा नहीं, केवल किसके साथ दिखाएगा? फ्लोरीन के साथ। किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। तो इस तरीका से आपका भौतिक गुण वाला टॉपिक क्या होता है? कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग मिलेंगे रासायनिक गुण के साथ। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।